बच्चों, मैं सुनीता भाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 5 अम्ल क्षारक तथा लवण के पार्ट 3 के अंतर्गत लवण यानी सॉल्ट्स क्या होते हैं, लवणों के प्रकार यानी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन लवण क्या होते हैं, कैलाशीय जल का क्या अर्थ है अर्थात वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या अर्थ है, आयनिक यौगिक और विद्युत चालकता के बीच क्या संबंध है और आयनों का विचरण किस प्रकार होता है और पानी का विद्युत अपघटन तथा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है आदि मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लवण क्या होते हैं। अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया होने पर लवण तैयार होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक के उदासीनीकरण से उदासीन लवण बनता है और इस लवण का pH 7 होता है। तीव्र अम्ल और सौम्य क्षारक के उदासीनीकरण से अम्लधर्मी लवण बनते हैं, अर्थात जो घटक तीव्र होगा उसी का हमें लवण प्राप्त होता है। अम्ल लवण के जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। उसी प्रकार सौम्य अम्ल और तीव्र क्षारक के उदासीनीकरण से क्षारीय लवण बनता है, अर्थात यहाँ पर भी क्षारक क्योंकि तीव्र है इसलिए लवण भी क्षारीय प्रकृति का होगा। ऐसे लवण के जलीय विलयन का pH 7 से अधिक होता है। कैलाशीय जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या अर्थ है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। दो परखनलियों में नीलात होता है यानी CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट के कुछ टुकड़े लिए गए हैं। एक परखनली में पानी डालकर उसे हिलाया गया है और तैयार हुए विलयन का रंग देखते हैं। दूसरी परखनली पर बर्नर पर धीमी आंच पर उसे गर्म करते हैं तो नीले थोते के रंग में बदलाव दिखाई देता है। ऊष्मा देने के कारण नीले थोते के कैलाशीय संरचना टूटकर रंगहीन चूर्ण बन गया है और यह होते समय पानी बाहर निकला है। यह पानी नीले थोते की कैलाशीय रचना का भाग है और इसे ही कैलाशीय जल कहते हैं। सफ़ेद चूर्ण में पानी डालने पर पहली परखनली के विलयन के रंग का विलयन बनता है। इससे यह ज्ञात होता है कि गर्म करने के कारण नीले थोते के कैलाशों में भी कोई भी रासायनिक बदलाव नहीं आता है। सिर्फ नीला थोता गर्म करने पर पानी बाहर निकलना और उसकी कैलाशीय संरचना टूट जाती है जिससे उसका नीला रंग चला जाता है। यह सभी भौतिक परिवर्तन ही होते दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर कुछ रासायनिक सूत्रों की सहायता से कैलाशीय पदार्थों के उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें कैलाशीय नीलात होता जिसका अणुसूत्र होता है CuSO4 5H2O। उसी तरह से कैलाशीय फेरस सल्फेट यानी ग्रीन विट्रियल FeSO4.7H2O, कैलाशीय सोडा Na2CO3.10H2O और फिटकरी K2SO4 Al2SO4 thrice.24H2O। अब देखते हैं कि कैलाशीय पदार्थों के क्या गुणधर्म होते हैं। कैलाशीय पदार्थों में कैलाशीय जल होता है। कैलाशीय जल के अणु कैलाश की अंतर्गत रचना का भाग होते हैं। गर्म करने पर या कुछ समय तक खुला रखने पर भी कैलाशीय जल बाहर निकलता है और उस भाग का कैलाशीय रूप नष्ट होता है। अब देखते हैं कि आयनिक यौगिक और विद्युत चालकता के बीच में किस प्रकार से संबंध होता है। यहाँ पर चित्र की सहायता से आपको दिखाया गया है कि एक सोडियम क्लोराइड का एक विलयन बनाया गया है। 50 ml पानी में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया गया है। 2 विद्युत तार लेकर 6 वोल्ट बैटरी के धन सिरे पर उससे को जोड़ा गया है। दूसरा तार बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ने पर उसमें एक कुंजी और एक बल्ब लगाए गए हैं। दोनों तारों के खुले सिरे के 3 सेंटीमीटर धारकता वाले बीकर में लेकर दोनों तारों के खुले सिरे आधार की सहायता से विलयन में खड़ी स्थिति में डुबाए गए हैं। कुंजी खोलने पर हम देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है। जब बल्ब से विद्युत प्रवाह जाता है तभी वह जलता है। जब विद्युत परिपथ पूर्ण होता है तभी यह संभव होता है। इनके जलीय विलयन का उपयोग करने पर विद्युत परिपथ पूर्ण होता है, यह ध्यान में आता है और इसका अर्थ है कि ये विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। बिजली की तार से बिजली प्रवाहित करने का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं। विलयन या द्रव से बिजली प्रवाहित करने का कार्य आयन करते हैं।
विद्युत परिपथ पूर्ण कर बैटरी के धन अग्र से निकलते हैं और परिपथ में जब विलयन या द्रव होता है उसमें 2 छड़ें डुबोते हैं। इन्हें विद्युत अग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये अग्र सामान्य रूप से चालक स्थायी से बनाए जाते हैं। बैटरी के ऋण अग्र से वाहक तार की सहायता से जुड़े विद्युत अग्र को ऋणाग्र और बैटरी के धनाग्र से जुड़े विद्युत अग्र को धनाग्र कहा जाता है। अब देखते हैं आयनों का विद्युत विचरण या आयनों का विचरण और विद्युत चालकत्व के बीच में क्या संबंध होता है। जैसे कि चित्र में दिखाई गया है, लवण, तीव्र अम्ल, आयनों का विचरण। जैसे कि यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि पहले जो ऊपर कृति हमने देखी है उससे ज्ञात हुआ है कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, H2SO4, NaOH इन यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत चालक हैं। इनमें सोडियम क्लोराइड और COSO4 लवण है, H2SO4 तीव्र अम्ल है, जबकि NaOH तीव्र क्षारक है। अब देखते हैं कि जब लवण, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक का जलीय विलयन में लगभग संपूर्ण विचरण होता है और इन कणों को मिलने वाली गतिशीलता द्रव अवस्था की विशेषता है। इस गतिशीलता के कारण विलयन के धनावेशित आयन ऋण अग्र की ओर आकर्षित होते हैं और ऋण अग्र की दिशा में प्रवाहित होते हैं। इसके विपरीत ऋणावेशित आयन धन अग्र की ओर प्रवाहित होते हैं और विलयन के आयनों का संबंधित विद्युत अग्र की दिशा में प्रवाहित होने का अर्थ है विलयन से विद्युत प्रवाहित होना। जिस द्रव विलयन में आयनों का बड़े अनुपात में विचरण होता है उसे उस विद्युत चालकता प्राप्त होती है। देखते हैं विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि चित्र की सहायता से आपको दिखाया गया है कि एक नीला तोता 50 ml पानी में बना हुआ विलयन एक बीकर में लिया गया है। तांबे की एक छड़ को धनाग्र के रूप में लिया गया है और कार्बन की छड़ को ऋणाग्र के रूप में लिया गया है। परिपथ में कुछ समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या दिखाई देता है। परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विलयन के क्यूप्रस आयन धनावेशित आयन ऋणाग्र की ओर आकर्षित हुए। ऋणाग्र से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्यूप्रस आयनों का संयोग होकर कॉपर धातु के परमाणु बन गए और उनकी परत ऋणाग्र पर दिखने लगती है। विलयन के कॉपर आयन का इस प्रकार उपयोग होने पर भी विलयन का रंग वैसा ही रहा जैसा था। इसका कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने पर धनाग्र के तांबे के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल कर बिजली के तार की सहायता से भेजे गए और इस कारण बने क्यूप्रस आयन विलयन में आ गए। इस प्रकार प्रवाहित होने वाले बिजली के प्रवाह के कारण विलयन के विलय का अपघटन होता है और इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ऋणाग्र पर होने वाली अभिक्रिया जिसमें क्यूप्रस आयन है वो कॉपर धातु में परिवर्तित होता है और धनाग्र पर यह कॉपर आयन फिर से क्यूप्रस आयन में अपघटित हो जाती है। अब देखते हैं कि पानी का विद्युत अपघटन यानी क्या। 500 ml शुद्ध पानी में 2 ग्राम नमक को घोला जाता है। 500 ml विद्युत धारकता वाले बीकर में 250 ml विलयन लेते हैं और ऊर्जा स्रोत के रूप में धन तथा ऋण अग्रों से बिजली के 2 तार जोड़े जाते हैं। तारों के सिरे की 2 सेंटीमीटर भाग से रोधक आच्छादन निकाल देते हैं। ये 2 विद्युत अग्र दोनों परख नलियों से तैयार किए हुए नमक के विलयन में लबालब भर देते हैं और यह परख नलियाँ एयर टाइट विद्युत अग्रों पर डाली जाती है। पावर सप्लाई से 6 वोल्ट दबाव से बिजली का प्रवाह शुरू करते हैं और थोड़े समय में हमें परख नलियों में क्या दिखाई देता है। थोड़े समय में हम देखते हैं तो ऋणाग्र पर बनने वाले बुलबुलों का आयतन धनाग्र पर तैयार होने वाले गैस की तुलना में दोहरा होता है और इससे यह स्पष्ट होता है कि पानी का विद्युत अपघटन होकर उसके घटक तत्व मुक्त हो जाते हैं और ऋणाग्र पर हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन और धनाग्र पर ये जो पानी का वियोजन होता है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन आयन में होता है। अब इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं।
जिन्हें आप इन वीडियो के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं तथा अपने कक्षा कार्य की कॉपी में लिख सकते हैं। तो अभी इस अध्याय के जो प्रश्न हैं वो वीडियो के माध्यम से आप आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।